आज जैसे मैं किसी जने को, हमारी एक नई डाउनलाइन जुड़े हैं, वो ये अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आए थे अभी शाम को, तो मैं उनको प्लान दिखा रहा था। तो वो अभी उन्होंने जो है वो डिटर्मिनेशन ली है कि वो 120 दिन जबरदस्त काम करेंगे, हर रोज काम करेंगे। है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि नए नए जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। नए लोगों के बारे में जितने नए लोग अपनी टीम में आते रहेंगे तो फ्रेश, एकदम नई एनर्जी, नया जोश और सब कुछ होता है। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जब मैं उनके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहा था तो वो बीच में ही बोले कि सर इतने अच्छे तरीके से आपने मुझे नहीं बताया था। आप कितने बढ़िया तरीके से उनको कितनी सारी बातें बता रहे हो, ये बातें मुझे तो बताई नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि देखो, आप ये वाली बात अभी पांचवी छठी बार सुन रहे हो, इसलिए आपको ये बातें बहुत ज्यादा अच्छी और अलग से समझ में आ रही है, इसलिए आपको मजा आ रहा है। अपन कहते हैं ना कि जब समझ में आती है तो मजा आता है ना। तो आप जब 10वीं बार सुनोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, आपको लगेगा यार पहली बार में इतना बढ़िया नहीं बताया था। मैंने कहा मैंने तो बढ़िया ही बताया था, लेकिन आपने बढ़िया समझा नहीं था उसको। लेकिन अब धीरे धीरे करके आप समझ रहे हो। तो जब भी कोई जना नया नया रहता है तो उनको लगता है कि यार ये भी है, इसके अंदर ये भी है, इतनी चीजें हैं। तो अपना बिजनेस तो कितना ज्यादा बड़ा बिजनेस है ना। मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है जिसके अंदर इतना कुछ आने वाले टाइम के अंदर होने वाला है। आपको पता है कि जो अपनी एमवे की 600 करोड़ रुपए लगा के जो फैक्ट्री बनाई गई है चेन्नई के पास, मदुरई के पास के अंदर, डिंडीगुल, तमिलनाडु डिंडीगुल के अंदर, उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 20,000 करोड़ रुपए की। वो अकेली फैक्ट्री 20,000 करोड़ रुपए का सामान प्रोड्यूस कर सकती है। और अभी एमवे का टर्नओवर खाली 2,000 करोड़ है। तो आप सोचो कि जब 2,000 करोड़ से 20,000 करोड़ अपन जाएंगे तो कितना ज्यादा बड़ा बिजनेस आने वाले टाइम में हो रहा है। इस बात को अपने को रियलाइज करना है। और अपन लोगों ने रियलाइज कर लिया है, लगातार लगातार सिस्टम में रहते हैं तो चीजें रियलाइज होती रहती हैं। और आज हीरो वाली किताब के अंदर भी लिखा था ना कि जब आप चीजों के साथ में रेगुलर संपर्क में रहते हो तो आपका दिमाग का विस्तार हो जाता है। जो चीजें, जैसे कहते हैं कि आपको एक सामने दीवार ही दिखाई दे रही है, लेकिन जब आपका कमिटमेंट आ जाता है, जब आप इस चीज के साथ जुड़े रहते हो, तो आपको दीवार के अंदर दरवाजा दिखाई देने लग जाता है कि कहाँ पे दरवाजा है। तो जो भी नए नए लोग होते हैं ना, उनको वो दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा होता, उनको तो दीवार ही दिखाई दे रही होती है। दो चार पांच 10 लोगों ने अगर उनको मना कर दिया तो वो सोचते हैं कि बस अब ये काम तो खत्म है, ये काम तो होएगा ही नहीं। जबकि असली चीज तो तब होती है कि जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है, तब हम कहते हैं बिजनेस स्टार्ट होता है। कहते हैं ना, जब आम आदमी की सोच खत्म होती है तब यहाँ पर हमारी सोच स्टार्ट होती है। यहाँ पर एमबे बिजनेस के अंदर कई सारे फिक्स डायलॉग्स हैं। कहते हैं जब तक आपकी लिस्ट ही बची हुई है, यानी कि अभी आपने कुछ खास किया ही नहीं है, अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है तब वो कहते हैं कि आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। ऐसे एमवे बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारे डायलॉग्स आप सुनते रहते हैं, क्योंकि इतनी सब सीडी सुनते हैं, सब चीजें सुनते हैं। एक डायलॉग ये सुमित सर का बहुत फेमस डायलॉग है कि आपने जब तक किसी जने को स्पॉन्सर नहीं किया, जब तक आपने उसके लिए किसी को स्पॉन्सर नहीं किया। जब आप उसकी लिस्ट में से उसके लिए बंदे को स्पॉन्सर कर देते हो तो असली में आदमी स्पॉन्सर तब होता है। किसी भी आदमी को स्पॉन्सर जब तक नहीं किया जब तक में आपने उसकी लिस्ट में से किसी और जने को स्पॉन्सर नहीं किया। कहते हैं कि कई सारे डायलॉग्स ऐसे आते हैं कि एमवे की स्पेलिंग जो है वो डेप्थ है, DEPTH। तो कहते हैं यार एमवे की स्पेलिंग तो AMWAY है, कि DEPTH कहाँ से आ गया। तो कहते हैं कि एमवे की स्पेलिंग डेप्थ है, क्योंकि जो आपको डायमंड्स होते हैं वो हमेशा डेप्थ के अंदर मिलते हैं। कहते हैं कि डायमंड क्या होता है, कोयला ही होता है, जो बहुत ज्यादा गहराई के अंदर और बहुत ज्यादा दबाव के अंदर बहुत लंबे समय रहता है तो वो डायमंड बन जाता होता है ना। तो कितना किसने दबाव झेला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपन ये वाली बात बोलते हैं कि हीरे हमेशा जो है वो गहराई के अंदर मिलते हैं। आपने जिसको स्पॉन्सर किया, आप उसकी डेप्थ में, फिर उसकी डेप्थ में, फिर उसकी डेप्थ में। तो एक तो स्ट्रक्चर आप ये समझेंगे, कई बार मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी लिखता हूँ कि जितनी ज्यादा आपकी टीम के अंदर डेप्थ आएगी उतनी आपकी सिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी एक टीम के अंदर 10 लीडर्स हैं, आप सोच के देखो कि अगर आपकी एक टीम के अंदर 10 बहुत बड़े लीडर्स नहीं, सिर्फ 10 BFI हैं, तो आपकी वो टीम तो एकदम क्वालिफाइड फाउंडर प्लेटिनम हो गई। कहीं कुछ है ही नहीं। सिर्फ 10 ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव लेने वाले लोग हों तो 1200 × 10, 12,000 पॉइंट होते हैं। और वही थोड़ी होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे। बल्कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी टीम के अंदर 5 BFI हो जाए तो वो टीम क्वालिफाई हो जाती है। वो टीम जो है ना एकदम बढ़िया तरीके से काम करने लग जाती है। अगर
किसी व्यक्ति को खुद को फाउंडर प्लेटिनम बनना है तो उसकी अगर दो अलग अलग टीम के अंदर ब्रॉन्ज हो गए तो उसको फाउंडर प्लेटिनम कोई रोक नहीं सकता है ना। ब्रॉन्ज अगर जाना है तो दो, अगर फाउंडर प्लेटिनम जाना है तो दो ब्रॉन्ज अगर डाउनलाइन के अंदर हो गए तो काम हो गया। तो शुरुआत के अंदर मतलब हर जने की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कहते हैं ना, पेरेंटिंग की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी एकदम ही अलग रिक्वायरमेंट होती है ना। अब जब वो बेबी 1 साल का हो जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, फिर 2 साल का होता है अलग होती है, 5 साल का होता है अलग होती है। अब 5 साल के बच्चे को माँ दूध तो नहीं पिलाएगी ना, क्योंकि अब वो दूध पीता बच्चा नहीं रह गया है। कहते हैं 6 महीने के बाद में अब उसको गोदी का बच्चा, दूध का बच्चा नहीं रह के ये वाला बच्चा होना पड़ता है ना। तो हर स्टेज अलग अलग है। अगर बच्चा टीन एज के अंदर है तो फिर पेरेंट्स की अलग से उसकी रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स की अलग से जिम्मेदारी है कि टीनेजर हो गए कैसे कैसे होएगा दुनिया में, कैसे उसको कॉन्फिडेंस देंगे, कैसे क्या चीज करेंगे। फिर आज हम अपने पापा के लिए 50 साल के बच्चे हो गए तो हमारे लिए उनकी अलग तरीके की चीजें हैं। अब वो वाली कोई टीन एज वाली बात भी समझाने की बात नहीं बची, ये वाली बात भी समझाने की नहीं बची। लेकिन कुछ अलग अलग स्टेजेस है लाइफ के अंदर। जब 60 साल के भी हो जाएंगे, 70 साल के भी हो जाएंगे, 80 साल, 100 साल, है ना। तो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर हमारे पास में अलग अलग जिम्मेदारी है। तो हमारे एमवे बिजनेस की भी एक एबीओ की लाइफस्टाइल क्या होती है, एबीओ की जो लाइफ साइकिल है वो क्या होती है कि शुरुआत के अंदर वो एबीओ जो है वो अपने आप को पहले तो यही समझ ले कि मैं एबीओ हूँ, यानी एमवे बिजनेस ओनर हूँ, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर हूँ। और आईबीओ हूँ यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। कई दिनों तक तो यही बात समझ में नहीं आती है कि हमारा अपना बिजनेस है जिसको कि हमें अपने लिए बिल्ड करना है। बहुत दिनों तक मैं सोचता था कि ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है, चेतन जी का बिजनेस है ये तो, है ना। बहुत दिनों तक अपन सोचते हैं ये उसका है, इसका है। तो पहली बात, जब एबीओ को लाइफ साइकिल के अंदर ये पता चल जाए कि ये मेरा अपना बिजनेस है और इसके अंदर क्या चीज करनी है, कितना कामयाब होना है, सब मेरे पे ही डिपेंड करता है। दिस इज माई बिजनेस, है ना। एमवे इज माई बिजनेस। MBA का भी फुल फॉर्म हम तो ही बोलते हैं, माई बिजनेस इज एमवे। मेरा व्यापार जो है वो एमवे है। लेकिन कई सारे लोग एमबीए जो होते हैं उनकी फुल फॉर्म हमने ये भी सीखी है कि एमबीए वाले बोलते हैं कि मुझे बहुत आता है, मैंने बहुत आवे, है ना। जिसको बहुत ज्यादा आता है फिर वो ज्यादा आगे सीखता नहीं है, क्योंकि अगर पहले से ही बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो ज्यादा सीखेंगे कैसे, टीचेबिलिटी कैसे होगी। एक बार एक आदमी आया बड़ा घमंडी गुरु नानक देव जी के सामने और बोला कि आज तक वैसे मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर सका है, लेकिन आपने, आपका मैंने बहुत सुना है, तो आज मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ। मैं आपसे अपने कुछ प्रश्न पूछूंगा और मैं आपसे आज ज्ञान लूंगा, क्योंकि आज तक तो मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर सका, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कोई बात नहीं, पहले तो आप आए हो तो चाय पीते हैं अपन, उसके बाद में। फिर गुरु नानक जी उसको प्लेट और कप जो होता है उसके अंदर चाय डालना चालू करते हैं। चाय बढ़ती चली जाती है, पूरा कप भर जाता है। उसके बाद में भी गुरु नानक जी चाय डालते रहते हैं तो वो प्लेट भी भर जाती है। उसके बाद में गुरु नानक डालते हैं तो चाय बाहर आने लगती है। तो आदमी कहता है आपका दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो आप नानक जी, चाय का तो कप का भर गया। तो कहते तो क्या हो गया तो आप फिर इसके अंदर क्यों डाले जा रहे हो, जब ये तो इतना पूरा भर गया है और आप इसमें डाले जा रहे हो तो बाहर बिखरने वाला है। तो गुरु नानक जी बोला क्या इसके बाद में और नहीं आ सकती क्या चाय इसके अंदर। तो कहता है आपको इतना भी नहीं पता मैं आपका कितना ज्यादा ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि इसके बाद चाय कहाँ से आएगी। अच्छा ये जब भर जाता है तो चाय नहीं आती क्या, और कहता है हाँ नहीं, फिर कैसे आएगी चाय। तो यार तुम्हारा दिमाग इतना भरा हुआ है, अब इसमें मेरा ज्ञान कैसे आएगा। तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी इतना ज्यादा भरा हुआ है तो उसके अंदर तो मेरा ज्ञान आने वाला है ही नहीं ना। इसलिए पहले थोड़ा इस दिमाग को खाली करके आओ, उसके बाद में कोई ज्ञान वान की बातें करेंगे, है ना। तो शुरुआत के अंदर ये समझना लाइफ साइकिल के अंदर कि हम एमबे बिजनेस ओनर हैं। ओनरशिप समझ में आ जाए तो बहुत सारा काम तो, आधा काम तो एकदम खत्म हो जाता है कि अपने को ये समझ में आ जाए कि हमारा अपना बिजनेस है, ओनरशिप आ गई हमारे पास। उसके बाद में पहला टारगेट होता है व्यक्ति का कि वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करे और अपने आप को कोर बनावे, है ना। कई कई दिन तक लोग प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद में जब उनके स्टार्ट करने के दिन आने वाले होते हैं तो खत्म हो जाते हैं बिजनेस से। तो राइट तरीका क्या है कि शुरुआत के अंदर ही प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करें, कोर बने, सिस्टम को फॉलो करें, है ना। सुबह वाली मॉर्निंग बुक क्लब के अंदर आवे, है ना। तो इस तरीके से जो है वो कोर बनना सेकंड स्टेप होता है। फिर उसके बाद 3% का लेवल अचीव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन ने क्या 3% का लेवल अचीव किया है। जब तक अपन 3 का नहीं करेंगे तो 21 का कैसे करेंगे, आगे कैसे जाएंगे। 3% का लेवल अचीव करना। फिर उसके बाद जब 3 आ गए तो 6% का लेवल अचीव करना। फिर अपलाइन बन गए कुछ लोगों की,
तो अब पेरेंट वाला काम आ गया कि अब कुछ और लोगों को 3% का लेवल अचीव कराने के अंदर हेल्प करने की कोशिश करना, उनको एजुकेशन देने की कोशिश, उनको सिस्टम के अंदर लाने की बात करना। फिर जैसे ही 2 जनों को 6% पे लेके आ जाएंगे तो अपने आप ही अपना खुद का 9% होने लगेगा, यानी लोगों की भी परवाह कर रहे हैं, साथ साथ के अंदर खुद का लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। और बाद के अंदर एक लेवल पे ऐसा आएगा जब आपको बिजनेस कोच बनना है, जब आप लोगों को जो है वो सिर्फ हेल्प कर रहे हो, जब लोगों की हेल्प हो रही है तो आपका तो काम अपने आप ही हो गया, तो बिजनेस कोच बनना। तो सारी स्टेजेस पार करनी है अपने को। जैसे कहते हैं ना कि 100 साल जिंदगी जीने आए हैं, तो पूरे हर क्षण हर लाइफ को एंजॉय करना है। कोई कहता है बूढ़ों की जिंदगी बहुत अच्छी है, कोई कहता है जवानों की जिंदगी बहुत अच्छी है, कोई कहता है कि बच्चों की जिंदगी कितनी अच्छी है यार। जब अपन हॉस्टल में रहते थे तो कितना ज्यादा मजा आता था, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन जिंदगी मैं ऐसा मानता हूँ कि हर स्टेज के ऊपर अच्छी होती है। ऐसी कोई स्टेज नहीं होती है जिसपे जिंदगी अच्छी नहीं होती हो। जिंदगी जीने आती है तो अब आप देखो, अगर मैं तो बच्चों को देखता हूँ कि बेचारे सुबह उठते हैं, उनकी माँ उनको नींद में ही वो टैक्सी में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, फिर बेचारे 2 बजे आते हैं थके हुए, फिर आके सो जाते हैं। कुछ पता नहीं है क्या अपन कितना अपनी इच्छा से सब काम कर सकते हैं। तो जिंदगी अपनी बहुत अच्छी है, हर जगह की अच्छी होती है जिंदगी, है ना। उसके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज है। जिंदगी की हर स्टेज अच्छी होती है। कहते देखो बुजुर्ग हैं, उनको तो कुछ नहीं करना, अब आराम से बैठे हैं, सब कुछ है ना, लेकिन उस समय एनर्जी की थोड़ी कमी है। तो हर चीज हर लाइफ के अंदर बैलेंसिंग है। चैलेंजेस भी आपके चाहे एमवे के अंदर कितने भी प्रोडक्ट्स आ जाएं, अभी 200 हैं, 2000 भी आ जाए, तो चैलेंजेस का जोड़ बराबर ही रहने वाला है। क्योंकि बिना चैलेंजेस के कभी भी विक्ट्री होती ही नहीं है। चैलेंजेस होंगे तो ही विक्ट्री होने वाली है। तो अपने को आज के टॉपिक के अंदर जो अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अपने को फुल्ली कॉम्पिटेंट होना है। जो आमिर खान वाला डायलॉग है 3 इडियट्स का, उसको हमेशा याद रखना है कि अगर काबिल बनेंगे तो सफलता झक मार के पीछे आएगी, है ना। और अगर खाली सफलता के पीछे भागेंगे तो सफलता अपने आगे आगे भागती रहेगी। पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा अपने पीछे आगे आगे भागता रहेगा। अपने को तो ऐसा काम करना है, काबिल बनना है कि पैसा अपने पीछे भागेगा। एमवे की फुल फॉर्म बताई थी ना, आप सब लोगों को याद ही है। ऑलवेज मनी विल अप्रोच यू, AMWAY। ऑलवेज मनी विल अप्रोच यू। आपको पैसे को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, है ना। तो अब क्या करना है अपने को कि ढंग से ये सीखना है, नए लोगों के लिए भी, पुरानों को तो पता होता है, फिर भी नयों को पुरानों को सबको एक रिवीजन है कि अपने को क्या सीखना है कि एमवे बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर अपनी डायरी के अंदर अपना एक गोला बनाओ जिसके अंदर लिखा रहता है यू, यानी सबसे पहले हम, है ना, यू। सक्सेस की स्पेलिंग भी क्या होती है, SUCCESS, सक्सेस। उसमें से यू हटा दो तो आप उसको स्पेल भी नहीं कर पाओगे। यू कैनॉट स्पेल सक्सेस विदाउट यू, है ना। तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते अपने बिना। तो सफलता के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यू है। सक्सेस की स्पेलिंग लिखो और उसमें से यू हटा के देखो, फिर आप उसको स्पेल भी नहीं कर पाओगे। SUCCESS में यू हटा के देखो, क्या पढ़ोगे उसको आप, है ना, कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो यू ही जो है वो सक्सेस बनाता है। तो यू कैनॉट स्पेल सक्सेस विदाउट यू, है ना। तो आप सक्सेस को स्पेल ही नहीं कर सकते, सक्सेसफुल होगे कैसे अपने बिना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला आपका गोल। जो आप करोगे आपका नेटवर्क उस चीज को मल्टीप्लाई करने वाला है। इसलिए खुद को तो हर समय करेक्ट रहना है। खुद को वो सब चीजें करनी है जो करनी जरूरी है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी टीम जो है वो ग्लिस्टर यूज करे या कोलगेट यूज करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम ग्लिस्टर यूज करे, तो मुझे ग्लिस्टर यूज करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी टीम जो है वो एसिड से कपड़े धोए या सर्फ से धोए, तो भैया एसिड से धोए यार। अगर सर्फ से धोएगी तो कैसे बिजनेस बनेगा। तो मुझे भी बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एसिड से कपड़े धोना है। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी टीम मुझे रिस्पेक्ट करे, तो मुझे भी अपनी टीम को रिस्पेक्ट करना है, प्यार करना है। सुबह हीरो वाली किताब के अंदर भी ये लिखा है कि आपको लोगों के साथ वही बिहेवियर करना है जो आप उनसे चाहते हो कि वो आपके साथ में करें। तो आपको एमबे बिजनेस में तो सिंपल ही सिद्धांत है कि जो आप चाहते हो कि लोग करें वो चीजें आपको करनी है। आप चाहते हो कि लोग 9 कोर स्टेप्स करें तो आपको 9 कोर स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हो अपने आप, फिर आप लिखते हो कि आप जितनी टीम्स बनाते हो, आपने 1 2 3 टीम बनाई, तो उसको बोलते हैं आपकी विड्थ, यानी कि आपकी चौड़ाई जो है वो 3 है। विड्थ इज इक्वल टू 3। अगर आपकी 3 टीमें हैं तो विड्थ 3 है। अगर आपकी 2 टीमें हैं तो विड्थ 2 है। अगर आपकी 6 टीमें हैं तो विड्थ 6 है। और आपकी 8 टीमें हैं तो विड्थ 8 है। और आपकी जितनी ज्यादा टीमें हैं वही आपकी विड्थ है। तो विड्थ समझ गया, चौड़ाई। विड्थ का मतलब चौड़ाई, WIDTH, विड्थ। विड्थ का मतलब चौड़ाई।
अभी एग्जाम्पल लेके आज सीखेंगे, समझेंगे कि जितनी जिस जने की ज्यादा विड्थ होती है तो उसको उतना ज्यादा पैसा आता है। लोग कहते हैं ना एमवे के अंदर मुझे कम पैसा आ रहा है, तो आपकी चौड़ाई कम है तो कम पैसा आएगा। एमवे बिजनेस के अंदर तो पैसे की कोई कमी नहीं है ना। लोग तो करोड़ों रुपए भी कमाते हैं लाखों रुपए भी कमाते हैं। तो नेटवर्क से ज्यादा पैसा आपका कब आएगा, जब ज्यादा विड्थ होगी। और फिर जो ये विड्थ होती है आपकी, 1 2 3 4 5 6, ये आपस में सारी की सारी क्रॉस लाइन होती है। मेरी जितनी भी अलग अलग विड्थ है यहाँ पे बैठी हुई है इस मीटिंग के अंदर, है ना, लेकिन वो आपस के अंदर कहलाती हैं क्रॉस लाइंस। तो कार्डिनल रूल के अंदर अपन ने पढ़ा है कि क्रॉस लाइन के बिजनेस से अपने को मतलब नहीं है, क्रॉस लाइन से ज्यादा गप्पे नहीं करनी है, क्रॉस लाइन से बातें नहीं करनी बहुत ज्यादा। लोग कई बार अपना कहते हैं कि क्रॉस लाइन को कहते हैं मेरे लिए प्लान दिखा दो, मेरे लिए एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन करा दो। मुझे लगता है फिर आप ये मीटिंग अटेंड क्यों कर रहे हो शाम की, जब कार्डिनल रूल बता दिया उसके बाद भी आप कार्डिनल रूल सीखे ही नहीं, है ना। आप, मुझे सब पता है, मतलब बता देते हैं, फिर डाउनलाइन तो मुझे बताएगी ना कि यार वो आपका वो वाला बंदा ऐसे फोन कर रहा था मुझे। तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो इनडायरेक्टली मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपना काम खुद करना है, और अपनी जो चीजें हैं आपकी अपलाइन के साथ में राइट अलाइनमेंट, और आपकी डाउनलाइन के साथ राइट अलाइनमेंट होना चाहिए। आप खुद का काम कर नहीं रहे हो और दूसरे जने के अंदर घुसे जा रहे हो, तो आपका बिजनेस जो है वो चलने वाला है ही नहीं, आप तरक्की करोगे ही नहीं। चाहे आपको मेरी बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो सच है वो यही है। क्रॉस लाइन के साथ जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे, तो आपकी गप्पे ज्यादा होंगी, नेगेटिविटी ज्यादा डिस्कस होएगी। आप अपलाइन का बिजनेस डिस्कस करोगे तो आपका बिजनेस तो कभी बन ही नहीं सकता है। आपका बिजनेस तो बढ़िया तभी बनेगा जब आप अपने बिजनेस से बिजनेस रखें। माइंड योर ऑन बिजनेस कहते हैं ना अपन, कि अपने बिजनेस से बिजनेस का मतलब रखें। वरना क्रॉस लाइन के साथ में तो हमेशा नेगेटिव, आजकल वो काम नहीं कर रहा, आजकल उसका ये हो गया, है ना, आजकल उसने वो आना बंद कर दिया। तुम्हें क्या करना है यार, तुम अपने बिजनेस से मतलब रखो। ऐसे जितने भी लोग मैंने देखे जो नेगेटिविटी करते हैं, इधर उधर के बिजनेस की बात करते हैं, वो अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं इतने बड़े बिजनेस से। एकदम उनका आउट होना तय होता है ना। तो अपलाइन के बिजनेस के साथ में अपने को कोई लेना देना नहीं, और अपने को अपनी डाउनलाइन से मतलब है ना। क्रॉस लाइन को कह रहे हो मेरे लिए प्लान दिखा दो, क्यों दिखा दो। क्रॉस लाइन के साथ कह रहे हो हमारे लिए ये करो, हमारा वो करो, है ना, अपना बिजनेस डिस्कस कर रहे हो क्रॉस लाइन के साथ। क्रॉस लाइन को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो जैसे दो भाई अलग अलग परिवारों के अंदर रहते हैं तो प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अपना बिजनेस थोड़ी डिस्कस करते हैं कि मेरी तो इतनी विर्थ है। कई बार लोग जो है वो अपनी लिस्ट अपनी डाउनलाइन के सामने डिस्कस करने लग जाते हैं, या अपनी लिस्ट क्रॉस लाइन के सामने डिस्कस करने लग जाते हैं। आपकी लिस्ट सुन के तो उसको भी लिस्ट पता चल गई, तो वो आपकी डाउन क्रॉस लाइन जो है वो आपकी जिस लिस्ट को आप बता रहे हो उसके पास में वो प्लान दिखा देगा, फिर आप क्या करोगे। थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ में बिहेव करना है अपने को। अपनी लिस्ट को कोई डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के सामने डिस्कस करने की जरूरत थोड़ी है कि मैं उसको प्लान दिखाऊंगा, मैं उसको दिखाऊंगा। अरे दिखाना है जिसको दिखा दो ना, आपसे पूछ रहा है क्या वो कि आप किसको दिखाओगे प्लान, है ना। क्यों बता रहे हो आप उसको कि उसको बताओगे आपने ये किया आज, आपने वो काम कर दिया। आप ऐसे काम करो जिससे कि क्रॉस लाइन को मोटिवेशन मिले, है ना। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो सबको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। लेकिन क्रॉस लाइन के घर जाके आप खाना खा रहे हो, क्रॉस लाइन को कह रहे हो कि तेरे लिए मैं प्लान दिखा देता हूँ, तो इससे आप अपना बिजनेस खराब कर रहे हो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कि जितनी आपकी टीम होती है वो आपकी विड्थ होती है, उनके नीचे नीचे जो लोग होते हैं वो आपकी डेप्थ होती है। आपकी एक टीम के अंदर जो ऊपर के लोग होते हैं वो सारे आपके फ्रंट लाइंस कहलाते हैं। फ्रंट लाइंस यानी कि एकदम आगे वाले, वो सारे कहलाते हैं फ्रंट लाइन। और उनके नीचे जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं डाउन लाइन। लेकिन डाउन लाइन का मतलब ये नहीं होता कि वो अपन कोई उनके बॉस हैं। डाउन लाइन का ये भी मतलब नहीं होता कि हम उनसे बिजनेस में हमेशा ऊपर ही रहेंगे। अगर डाउन लाइन के अंदर दम होएगा तो हमसे भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि बिजनेस चेन सिस्टम है ही नहीं है। नीट एंड क्लीन क्लियर कट बिजनेस है, जिसके अंदर कोई चेन वेन का सवाल ही नहीं है। आप अपने अपलाइन से भी आगे निकल सकते हो, है ना, निकलते ही हैं बहुत सारे लोग। हम अपनी कितनी सारी अपलाइन से आगे हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल एबीओ वाली बात कर रहे थे अपन, उसके अंदर बात के अंदर हमने जैसे आज व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज क्या लिखा, मतलब हमने स्टेटस क्या लगाया कि हम चाहते हैं कि 2029 तक चाहते हैं कि हम जो करेंगे कि हमारी टीम के अंदर कम से कम इतने डायमंड्स हों, इतने फाउंडर एमरल्ड्स हों, इतने एमरल्ड्स हों, इतने फाउंडर प्लेटिनम्स हो, इतने प्लेटिनम हो। तो आप भी शुरू के अंदर देख सकते हो कि हमारी टीम इतने लोगों की हो, कम से कम मेरी 10 लोगों की टीम तो बने, 20 लोगों की टीम बने। एक से स्टार्ट होएगा चलता जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होएगा, सब कुछ होना तय है।
तो जो आपकी फ्रंट लाइन, जितने नंबर ऑफ फ्रंट लाइन्स है वो आपकी विड्थ है, जो उनके नीचे है वो आपकी डेप्थ है। जितना बिजनेस नीचे जाएगा उतना सिक्योरिटी आती जाएगी। ऊपर वाला बिजनेस छोड़ भी देगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एक टीम के अंदर चाहे आपका फ्रंट लाइन प्लेटिनम बनता है, चाहे उसके नीचे वाला बनता है, चाहे उसके नीचे वाला बनता है, चाहे उसके नीचे वाला बनता है, आपके लिए बराबर ही बात होती है। आपको पूरी टीम के पॉइंट आके वहीं पर ही स्टक होते हैं। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉइंट एकदम ऊपर वाले बंदे से आ रहे हैं या नीचे से आ रहे हैं या उसके नीचे से आ रहे हैं या उसके नीचे से आ रहे हैं। आपके लिए तो सारे पॉइंट बराबर ही पॉइंट होते हैं। जैसे टीम इंडिया के लिए चाहे कोहली रन बनाए, चाहे रोहित रन बनाए, चाहे श्रेयस अय्यर रन बनावे, है ना, कोई मर्जी रन बनाए, वो रन किसके हैं? टीम इंडिया के। तो आपकी टीम के अंदर कोई मर्जी जना पॉइंट बनाए, वो सारे पॉइंट किसके हैं? आपकी टीम के हैं। अब उसके बाद जो अपने को सीखना है आज, कि मैंने तो ऐसे मुंह जबानी बता दिया कि आपकी जो जितनी ज्यादा विड्थ होएगी उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होएगी, ज्यादा पैसा आएगा, और जितनी डेप्थ होएगी उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होएगी। अब इस बात को 2 3 4 एग्जाम्पल से समझेंगे और पैसा कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखने का प्रोसेस क्या है, कि अपने को सीखना है कि हर सामान की एक एमआरपी है। सपोज करो 120, तो उस सामान की एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, वो जनरली 95% सामानों के अंदर है। अगर 120 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है तो 110 रुपए उसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। 120 रुपए एमआरपी है तो 110 रुपए इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और 10 रुपए ट्रेड डिस्काउंट के आते हैं। वो अगर अपन खुद के नंबर पे सामान खरीदते हैं तो वो अपने को हाथों हाथ मिलने लग गया आजकल। और अगर अपन कस्टमर के नंबर पे सामान खरीदते हैं तो जैसे पहले अपने खाते में आता था वैसे ही अपने खाते के अंदर आएगा। अपना कस्टमर सामान खरीदता है तो अपने पास में ही वो पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर जब कभी भी आप 100 रुपया एमवे को पे कर रहे हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपने 120 एमआरपी का सामान खरीद लिया है, तो 100 रुपए पे करते ही आपका एक पॉइंट बन जाता है। तय है ये, 100 रुपए के ऊपर एक पॉइंट बन गया। 100 रुपए के ऊपर एक पॉइंट बन गया। उस पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम 85 रुपए ही मिलता है। 100 रुपए अपन ने खर्च किए, लेकिन 100 रुपए का बिजनेस इसलिए नहीं मिलता कि 15 रुपए जीएसटी के अंदर चले जाते हैं। 85 रुपए के बिजनेस होने को एक पॉइंट बोला जाता है। कि अगर आपका 85 रुपए का बिजनेस हो गया तो एक पॉइंट बन गया। 850 रुपए का बिजनेस हो गया तो 10 पॉइंट बन गए। 8,500 रुपए का बिजनेस हो गया तो 100 पॉइंट बन गए। 17,000 का बिजनेस हो गया तो 200 पॉइंट बन गए। 1,70,000 का बिजनेस हो गया तो 2,000 पॉइंट बन गए। 8.5 लाख का बिजनेस हो गया तो 10,000 पॉइंट बन गए। और सब चीज अब पॉइंट से कैलकुलेशन करना अपन सीखेंगे। एक पॉइंट का मतलब 85 रुपीज बिजनेस वॉल्यूम। एक पॉइंट बन गया 85 रुपीज बिजनेस वॉल्यूम। अब समझने की बात यह है कि एक टेबल बना के रखी हुई है बिल्कुल डिफाइंड, कि अगर आपके 200 पॉइंट से कम है तो आपका परसेंटेज लेवल 0 है, कि कोई परसेंटेज लेवल नहीं आया। आपका और आपकी पूरी टीम का मिलाकर 200 पॉइंट से ज्यादा हो गया महीने के अंदर, तो 3% के ऊपर आ गए। अगले महीने अगली बार मतलब अगर आपका और आपकी पूरी टीम का मिलाकर 600 पॉइंट से ऊपर हो गया कभी भी, तो 6%। टेबल है, सबको पता है, प्लान दिखाएंगे तो टेबल तो लिखी होनी चाहिए कॉपी पेन लेके अपने को बढ़िया तरीके से। 1200 पॉइंट से ऊपर 9%, 2400 पॉइंट से ऊपर 12%, 4,000 पॉइंट से ऊपर 15%, 7,000 पॉइंट से ऊपर 18%, और हाईएस्ट है 10,000 पॉइंट। 10,000 पॉइंट से ऊपर 21%। अब मान लो कि आपने खुद ने 0 पॉइंट किए, आपकी एक टीम बनी थी, और वो टीम बहुत शानदार टीम है, उस टीम के अंदर तो डायमंड भी हो गए और लाख पॉइंट हो गए, 10 लाख पॉइंट हो गए। 10 लाख पॉइंट आपकी टीम के, और आपका 0 तो आपके भी 10 लाख पॉइंट। 10 लाख पॉइंट से आप भी 21% पे पहुंच गए, आपकी टीम तो 21% पे है ही है, तो 21 में से 21% पैसा टीम के पास ही चला जाएगा। आपको पैसे मिलेंगे 0। लेकिन आपने मान लेते हैं सिर्फ 100 पॉइंट किए। आपकी एक टीम है जो 10,000 पॉइंट करती है। अब मान लो कि आपकी कोई टीम नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चले। मान लो आपकी कोई टीम ही नहीं है और आपने 100 पॉइंट किए, तो 100 पॉइंट से आपका कोई लेवल बना क्या? 100 पॉइंट से कोई लेवल तो नहीं बनता ना। पहला लेवल 3% तो कब बनता है? जब 200 पॉइंट होते हैं। तो आपने जब 100 पॉइंट किए तो कोई लेवल नहीं बना, तो परफॉर्मेंस कमीशन अपने को 0 आने वाला है। जब अपना कोई लेवल ही नहीं बना तो अपने को परफॉर्मेंस कमीशन कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। लेकिन 100 पॉइंट के ऊपर जो सीएसआई मिलने वाला है 5%, वो तो मिलेगा ही मिलेगा।
अगर कस्टमर के नंबर पे 100 पॉइंट कर लेंगे तो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा 5%। और ट्रेड डिस्काउंट जो मिलने वाला है हर पॉइंट के ऊपर 8 रुपए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी 100 पॉइंट के ऊपर 800 रुपए तो ट्रेड डिस्काउंट वाले मिल गए, और 100 पॉइंट के ऊपर 5 पॉइंट का कमीशन मिल गया। एक पॉइंट जो होता है वो 85 रुपए का होता है, तो 85 × 5 कितना हुआ, 425 रुपए। 425 रुपए कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आ गया, प्लस 800 रुपए वो आ गए, तो 1225 रुपए की कमाई तय हो गई। किसी आदमी ने अगर 100 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर भी सेल किए हैं, अगर उसने अपने गल्ले के हिसाब से किया है, खुद को भी सेल किया है, तो भी 1225 रुपए की कमाई तो उसकी तय हो गई। घर से तो 10,000 रुपए लगे और 1225 रुपए की कमाई तय हो गई, 12% का उसको फायदा हो गया। लेकिन अब उसकी एक टीम बनी हुई है, मान लेते हैं 10,000 पॉइंट की, और बाकी कुछ भी नहीं है उसके पास में। अब उसकी एक टीम 10,000 पॉइंट की है, तो 10,000 पॉइंट से वो टीम पहुंच गई 21% पे, और 21% से ऊपर कोई लेवल ही नहीं होता, तो आप भी पहुंच गए 21% पे। तो 21 में से 21% पैसा जो है वो आपकी उसी डाउनलाइन के पास चला जाएगा। लेकिन आपने खुद ने जो 100 पॉइंट किए हैं उसका आपको अब मिलेगा 21% पैसा, क्योंकि आपकी एक टीम 21% पे पहुंच गई। तो कितना फायदा हुआ, खुद के 100 पॉइंट करते ही उस पे 21% पूरा मिलने लग गया। 100 पॉइंट का 21% कितना होता है, 21 पॉइंट। 21 को 85 से गुणा करो तो कितना आएगा, लगभग 1750 1800 रुपये। यानी उसी 100 पॉइंट के ऊपर 1800 रुपये का कमीशन आने लग गया। जो कमीशन अभी तक आपको 0 आ रहा था, वो अब आपको 1800 आने लग गया अगर एक टीम हो गई। लेकिन आप क्या 1800 रुपये कमाने के लिए 21% जाना चाहते हो? आपने 100 पॉइंट नहीं किए तो 0 ही रुपए आए। अब मैं कहानी वो बताने वाला हूं आपको, स्ट्रक्चर की कहानी। अब आप ये सोच के देखो कि आपकी दो टीमें हैं, एक टीम है 7,000 पॉइंट पे, एक टीम है 3,000 पॉइंट। तो अभी भी आपके टोटल पॉइंट कितने हुए, 10,000। लिखोगे तब समझ में आएगा, लिखेंगे तब समझ में आएगा कि एक टीम 7,000 पॉइंट पे, एक टीम 3,000 पॉइंट। तो एमवे के लिए अभी भी आप 10,000 पॉइंट पे हो, कमीशन अभी भी आपको 21% आने वाला है। लेकिन डिफरेंशियल कमीशन आता है, 7,000 पॉइंट वाली टीम 18% पे है, तो 18% तो उस टीम के अंदर जो जना जिस जिस लेवल पे कंपनी का कंप्यूटर अपने आप बांट देगा। कंपनी को तो हर बार 30% कमीशन अपना पूरे साल में बांटना ही बांटना है। वो आप लोगे, कौन और लेगा, कौन लेगा, वो सब अपने अपने हिसाब से लेंगे। कंपनी का तो इतना बिजनेस वॉल्यूम होएगा, तो उसके ऊपर 30% पैसा बांटना ही है। अपन सब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स हैं। और अपने को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एकदम वेल डिफाइंड सिस्टम से, जिस लेवल पर अपन है उस लेवल का प्रॉफिट मिलेगा। अब आपने 10,000 पॉइंट किए, जिसमें 7,000 पॉइंट एक टीम ने किए, 3,000 पॉइंट एक टीम ने किए, तो 7,000 पॉइंट वाली टीम 18% पे पहुंच गई, आप 21% पे हो। तो 7,000 पॉइंट का 18% तो नीचे चला गया, और बचा हुआ 3% पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। 7,000 पॉइंट का 3% लिखो तो 210 पॉइंट। 7,000 पॉइंट का 3%, सिंपल कैलकुलेशन है। परसेंट का मतलब 100 पे 3, 100 पे 3 तो 1 पे 3/100, तो 7,000 पे 3/100 इंटू 10,000, यानी कि 210 पॉइंट बन गए। अब जल्दी से बताना है चैट बॉक्स के अंदर कि 3,000 पॉइंट वाले से अपने को कितने पॉइंट का कमीशन मिलेगा। 3,000 पॉइंट सबसे पहले देखो आप कितने परसेंट लेवल के ऊपर आ गया, 2,400 पॉइंट से ऊपर, और 4,000 पॉइंट से कम, यानी कि 12% लेवल के ऊपर आ गया। तो जब वो 12% के लेवल पे आ गया तो 12 तो उधर ही चला जाएगा। आप 21% लेवल पे हो तो आपको 9% मिलेगा, 12 और 9 21 होता है ना, तो 21 में से 12 तो उनको मिल गया, बचा हुआ 9 आपको मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन किसी को लग रही है तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, 2 5 10 बार के बाद में समझ में आ जाती होती है। इसकी रिकॉर्डिंग भी की है, तो वो भी लगा के यूट्यूब के ऊपर देंगे तो उसमें से वापस से समझ सकते हैं। तो अब आपको 9% मिलेगा। 9% कितने का, 3,000 पॉइंट का। 3,000 पॉइंट का 9%, 3 × 9 = 27, 270 पॉइंट। यानी 270 पॉइंट की कमाई छोटी सी लेग 3,000 पॉइंट वाली लेग ने दे दी आपको। 7,000 पॉइंट वाली लेग ने तो आपको 210 पॉइंट की कमाई दी, जबकि इस वाली लेग ने आपको 270 पॉइंट की कमाई दी। और टोटल मिला के 270 + 210, 480 पॉइंट की कमाई हो गई। कंपनी का कंप्यूटर बोलेगा 480 मल्टीप्लाइड बाई 85, तो वही 10,000 पॉइंट के ऊपर जो पिछली बार आपका कमीशन 0 आया था, अभी आपकी 2 वृद्ध हो गई, तो आपका कमीशन 480 पॉइंट आ गया। 480 × 85, 40,800 रुपए की कमाई आपके घर में आ जाएगी।
आपने कुछ नहीं किया अभी। दो टीमें हैं, एक टीम 7,000 पॉइंट पे, एक टीम 3,000 पॉइंट पे। अब इसको थोड़ा सा अलग और वापस से करते हैं जिससे और समझ में बात आएगी। अब आपकी तीन टीमें हैं। एक टीम मान लेते हैं आपकी जो है वो 2,000 पॉइंट पे है, एक टीम मान लेते हैं 4,000 पॉइंट के ऊपर है, और एक टीम मान लेते हैं आपकी जो है वो, एक टीम मान लेते हैं 4,000 पॉइंट पे, एक टीम 2,000 पॉइंट पे है, चार और दो छह, और एक टीम और मान लेते हैं आपकी 4,000 पॉइंट पे है। यानी दो टीमें 4,000 पॉइंट पे हैं और एक टीम 2,000 पॉइंट पे है। तो 4,000 और 4,000 8,000 और दो 10,000। पॉइंट अभी भी अपने 10,000 है। पॉइंट पहले भी 10,000 थे, लेकिन अब अपने तीन जगह से आ रहे हैं। अब कमाई कितनी आएगी सबके लिए ओपन क्वेश्चन है ना। उसको एक, मैं कोई चॉकलेट तो देने वाला नहीं हूँ, लेकिन शाबाशी दूंगा कि जो जना फर्स्ट जल्दी से आंसर देगा मुझे कि कितनी कमाई आने वाली है, बिना बीबीआई, बिना कोई इंसेंटिव जोड़े। इंसेंटिव इंसेंटिव बाद में जोड़ेंगे अपन। एक टीम 4,000 पॉइंट, एक टीम 4,000 पॉइंट और एक टीम 2,000 पॉइंट। टाइम है आपके पास में। ऐसे सब नहीं। एक बार चेक करें अभी राइट आंसर आया नहीं है। 4,000, 4,000 और 2,000। सम ऑफ द पीपुल में फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग बट सम ऑफ में फाइंड। जीरो तो कैसे आएगा पांडे सर, मरवाओगे आप। 10,000 पॉइंट 3 लाख से आ रहा है, आप कह रहे हो 0 रुपए आएंगे। ये किससे कितना परसेंट वो कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तो रुपए बता दो मेरे को, तो इतने रुपए आएंगे। ये डिमांड थी बहुत समय से लोगों की कि आप ऐसे कैलकुलेशन बताओ। मुझे अच्छा नहीं लगता कैलकुलेशन बताना, क्योंकि कैलकुलेशन बताने से या कैलकुलेशन करने से कोई डायमंड नहीं जाता है। वो तो काम करने से जाते हैं, लेकिन आनी चाहिए कैलकुलेशन। कई बार थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को। अभी तक आंसर नहीं आया, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। गलत आंसर है बबीता जी। अब राइट आंसर आया है परमानंद का। परम हैज गॉट द राइट आंसर। 61,200 रुपए। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। गोला बनाओ, 3 लाख लिखो, 4,000, 4,000, 2,000। आपके टोटल हो गए 4, 4, 8 और दो 10। आप पहुंच गए 21%। अपना खुद का 21% लिखो। 4,000 पॉइंट कितने परसेंट पे? 15% पे। 21 और 15 का फर्क कितना है? 6% का। तो 4,000 पॉइंट का 6% कितना होता है? 4 6 24, 240 पॉइंट। तो 4,000 पॉइंट वाली लेग से आपको 240 पॉइंट की कमाई आ गई। दूसरी 4,000 वाली से कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी 240 आ गई। जब ये 240 है तो वो 240 ही होगी। तो 240। लेकिन अब 2,000 पॉइंट वाली लेग जो है वो 9% पे है, क्योंकि 2,400 पॉइंट होते तो 12% पे जाती। तो 2,000 पॉइंट वाली लेग 9% पे है। तो आपको वहां से 12% आने वाला है। 21 में से 9 घटाओ तो कितना बचा? 12%। तो 2,000 पॉइंट का 12% वापस से 240 पॉइंट। यानी 2,000 पॉइंट वाली लेग ने भी आपको 240 पॉइंट की कमाई दी, और 4,000 पॉइंट वाली लेग ने भी आपको 240 पॉइंट की कमाई दी। तीनों लेगों ने 240, 240, 240 पॉइंट की कमाई दी। तो 720 पॉइंट की कमाई हुई। 720 पॉइंट को 85 से गुणा करो, तो 61,200 रुपए आ गए। यानी विड्थ बढ़ रही है तो पैसे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे विड्थ बढ़ रही है तो पैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना है कि कोशिश कितने लोग करना चाहते हैं कि सर अब की बार अपन सही बताएंगे? है ना? अब की बार, है ना? अब की बार, बस अब की बार मेरी बारी है। ये स्प्रिट होनी चाहिए, मतलब अपने को एमवे के अंदर एटीट्यूड ही आगे लेके जाएगा। घबराहट कहीं नहीं लेके जाने वाली है। एटीट्यूड की अब की बार सही करेंगे सर, पिछली बार थोड़ी सी गलती हो गई यार। है ना? अब की बार सही कर देंगे। तो अब की बार अपन मानते हैं डायमंड स्ट्रक्चर है। आपकी जो है वो एक टीम जो है, अब आप लिखो कि आपकी एक टीम जो है वो 600 पॉइंट के ऊपर है। एक टीम
पहली टीम जो है वो आपकी 200 पॉइंट पे है। पहली टीम 200 पॉइंट पे, दूसरी टीम 600 पॉइंट पे, तीसरी टीम 1200 पॉइंट पे, चौथी टीम 2400 पॉइंट पे, और पांचवी टीम 4000 पॉइंट पे, और छठी टीम 7000 पॉइंट पे। सारे लेवल आ गए। आप खुद 21% पे हो गए हो, है ना। सारे लेवल वाले ही लिखे हैं मैंने। 200 पॉइंट की एक लेग है, एक 600 पॉइंट की लेग है, एक 1200 पॉइंट की लेग है, एक आपकी 2400 पॉइंट की लेग है, एक 4000 पॉइंट की, एक 7000 की। अब मुझे बताएंगे कौन फास्टेस्ट स्पीड विद एक्यूरेसी। गलत बताने से मतलब नहीं, गलत बताया तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा खेल, है ना। राइट बताना है। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ अपने पास, फिर देखते हैं। एक आंसर आया है पीयूष मैम का, तो मुझे पता नहीं है राइट भी होगा। मुझे ऐसी आशा है कि राइट होगा। मुझे मालूम नहीं है कि पीयूष भी मीटिंग के अंदर है, मैंने देखा नहीं था, है ना। तो राइट होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखें। मेरा आंसर तो अलग आ रहा है। पीयूष एक बार वापस से चेक करो आप। 39,800। हम्म। 39,800 क्या है? देखो इसलिए जो है ना, मैथ्स जो है वो बहुत खराब सब्जेक्ट लगता है सबको। देखो वापस से देखते हैं, किसी का आंसर आया नहीं अभी तक। बहुत देर हो गई, मैंने तो बहुत देर बाद चालू किया था। जो 200 पॉइंट अच्छे मिल रहा है। करके भेज देती है। कभी भी एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हुई आज तक। हम लोगों को 23 साल, 9वां महीना चल रहा है, एक पैसे की गड़बड़ नहीं हुई। ये आंसर गलत है शालू भाभी। क्या पता मैं भी गलत हूँ, मेरे हिसाब से गलत है। परम का आंसर भी गलत है, रूबी अग्रवाल जी का आंसर भी गलत है, नीता का आंसर भी मुझे सही नहीं लग रहा है। सब लिख के रखो। मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कैलकुलेट किया है। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं वापस से। सबके आंसर लिखे ही पड़े हैं चैट बॉक्स का मतलब यही है ना। शारदा दीदी का आंसर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। आई मे आल्सो बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने तो एक बार ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया है। अब अपन कैलकुलेशन लगाते हैं, देखते हैं किसका सही है। हाँ ये भी गलत है लग रहा है। सतवंत जी का भी गलत लग रहा है, अमन जी का गलत लग रहा है। तो वापस से कैलकुलेशन करते हैं। देखो सबसे पहले सारे पॉइंट जोड़ेंगे। सबने चलो लिखते रहो, अपना लिखते रहो, फिर मस्त हो जाना कि यार मेरा सही था, है ना। अपन अब कैलकुलेशन करते हैं, बहुत लोगों ने लिख दिया। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं, छोड़ो, है ना। सबसे पहला ये परम आपका गलत है कि 200 पॉइंट पे क्या होगा। हाँ देखो बिल्कुल सही है। 200 पॉइंट पे कौन सी लेग कितने परसेंट पे, 3% पे, तो वहां से कितना मिलने वाला है, 18। बिल्कुल सही है परम का। तो 200 पॉइंट के ऊपर 18% का मतलब कितना हुआ, 36। तो 36 पॉइंट की इनकम मिलेगी 200 पॉइंट वाली लेग से। समझ गए आप तो 21% पे पहुंच चुके हो। तो 200 पॉइंट वाली लेग 3% पे है, तो 3 वहां जाएगा, बचा हुआ 18 आपके पास आएगा। 200 पॉइंट का 18% 36 पॉइंट। सारे पहले पॉइंट जोड़ लो, जोड़ने के बाद लास्ट में 85 से मल्टीप्लाई करना। तो 36 पॉइंट की कमाई हुई फर्स्ट लेग से। अब 600 पॉइंट वाली लेग पहुंची 6% पे। 6% से 21% 15% आ गया है। तो 15% कितने का, 600 पॉइंट का। 600 पॉइंट का 15% हो गया 90 पॉइंट।
तो जोड़ते रहो, 90 प्लस 36, 90 पहले से 36 आया, फिर 90 आया। उसके बाद तीसरी लेग 1200 पॉइंट है, 1200 पॉइंट से वो लेग 9% पे है, अपन 21% पे है, तो 21 माइनस 9 अपने को 12% मिलना है। तो 1200 पॉइंट का 12% 144 पॉइंट, 12 12 144, तो प्लस 144 कर दिया। अब आगे 2400 पॉइंट वाली लेग के ऊपर, 2400 पॉइंट वाली जो लेग है वो है 12% पे, तो वहां से अपने को 9% लेना है। 2400 पॉइंट का 9%, 24 इंटू 9, 216 पॉइंट, और 270 पहले हो चुके हैं, 486 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं, और अभी तक अपन 2400 पॉइंट तक पहुंचे हैं। 4000 वाली पॉइंट वाली लेग 15% पे है, तो वहां से 6% मिलना है। 4000 पॉइंट का 6% 240 पॉइंट, तो प्लस 240 पॉइंट। और 7000 वाली लेग जो है वो 18% पे है, तो वहां से 3% मिलना है, तो प्लस 7000 का 3% 210, टोटल 936 पॉइंट का कमीशन आया। इसको गुणा किया 85 रुपीज से, तो 79,560 शायद परम ने आंसर दिया था, तो एकदम सही आंसर था 79,560। नीता ने आंसर दिया था, नीता खुश हो रही है ना, वो लोग बताएं जिन्होंने 79,560 आंसर दिया था वो राइट हो गया, है ना। तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये टॉपिक भी करना जरूरी था। सब्जेक्ट है कितना बेकार हो वो भी करना पड़ता है। तो आपने देखा कि आपकी विड्थ बढ़ती जा रही है, तो आपके पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और डेप्थ जितनी बढ़ेगी तो उससे सिक्योरिटी क्यों बढ़ती है, कि जब नीचे का आदमी बढ़िया कर रहा है तो उसका ऊपर वाला और मोटिवेट होता है, वो भी बढ़िया करता है और ऊपर वाले भी बढ़िया करते हैं। तो कहते हैं कि एमवे की स्पेलिंग डेप्थ है। तो आज हमने ये सीखा कि कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। अब हम कल थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे कि हमें अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाना है। कई लोग कहते हैं मैं तो अभी एक ही लेग पे काम करूंगा, तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। कई लोग कहते हैं मैं 2 3 के ऊपर ही काम करूंगा, वो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। हमारे को एक कुशल हलवाई की तरीके से 6 सब्जियां एक साथ बनानी आनी चाहिए। आपको जैसी नींव शुरू के अंदर डाल दोगे ना आप, तो वैसी नींव पड़ेगी, बाद के अंदर वृत्त बनना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआती टाइम यही होता है। हमेशा हम यही बताते हैं कि सबसे पहले बिजनेस के अंदर अपने आप को कमिटेड कर दें, जो आज सुबह हीरो के अंदर भी अपन पढ़ रहे थे, कमिटमेंट। सबसे बड़ा कि अपन अपने कमिटमेंट के पक्के हो जाएं, और कमिटमेंट के पक्के हो गए तो पहला खुद का प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट सेल करने लगे। और सेकंड स्टेप, 6 जनों को स्पॉन्सर करना है। पूरी सिस्टम की मदद लो, सिस्टम से करो, 6 जने स्पॉन्सर करो, 6 विर्थ। और उसके बाद डेप्थ वर्किंग करो। वो जनों को हम सेलिब्रेट करेंगे जो लोग ये कहेंगे कि मेरा स्टेप 1 पूरा हो चुका है और मेरा स्टेप 2 पूरा हो चुका है। स्टेप 1 बिजनेस में क्या है, 200 पॉइंट बनाना, खुद के यूज और खुद के सेल करके 200 पॉइंट बनाना। 600 तो अपने आप बनते रहेंगे, बाद में 600 700 800 1000 वो सब होते रहेंगे। शुरुआत है 200 पॉइंट से। गल्ला भी किससे सिखाया था, 200 पॉइंट से। तो स्टेप नंबर 1 20,000 रुपए का बिजनेस करना सीखना। स्टेप नंबर 2 6 जनों को स्पॉन्सर करना। कितने दुनिया के अंदर लोग हैं, 6 जने स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अपन कहते हैं मुर्दे को 4 लोग मिल जाते हैं, हम तो जिंदा हैं, इतनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इतना सीख रहे हैं, इतना सारा सिस्टम के अंदर है, 6 जनों को नहीं स्पॉन्सर कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि प्लान दिखाए और स्पॉन्सर ना हो 6 लोग। तो कोई सुनता ही नहीं है, इसका मतलब ये दम नहीं आया अपने अंदर। सुनता कैसे नहीं है, क्या लोगों को जरूरत नहीं है ना। सब जनों को अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, सब चीज चाहिए, तो 6 स्पॉन्सर करने हैं। ये स्टेप 2 जो जना पूरा कर ले वो अपने अपलाइन मेंटर को और इवन मुझे भी मैसेज कर सकता है कि सर मेरे ये 2 स्टेप तो पूरे हो गए। अब स्टेप नंबर 3 है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप इन 6 लोगों को बताना है, सिखाना है। जो इनको बताना है कि कैसे तुम्हें भी 200 पॉइंट करना है, कैसे तुम्हारे को भी अपनी वृत्तें बनानी है। इसके अंदर अपने को भी नीचे नीचे मदद करनी है, काम करते रहना है। क्योंकि टीम आपकी है, बिजनेस आपका है ना। आप कह दो अब तो मैं तेरे को कर दिया, तू कर। अरे तू कर, वो इतना होशियार होता तो फिर ऐसे 6 जने स्पॉन्सर करने से डायमंड जा रहे होते, तो सारे जने डायमंड हो जाते। उनको भी उनके नीचे जब तक लीडर नहीं मिल जावे तो डेप्थ 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 चलते रहनी है। उनकी वृत्तें भी बन रही है तो बनते ही रहे, वो भी पैसा कमावे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को 6 लेग्स के अंदर कंसिस्टेंट काम करना होता है, तो आप एमबीए बिजनेस के बेताज बादशाह बन सकते हो। ज्यादा लेग्स की जरूरत नहीं होती है। कई लोग 12 15 20 50 लेग खोल लेते हैं, लेकिन उनकी कोई डेप्थ वर्किंग ही नहीं हो रही होती, तो फायदा नहीं होता, है ना। डेप्थ वर्किंग जब तक नहीं होएगी तब तक आपकी गिनती है वो, टीम थोड़ी है वो।
शुरुआत के अंदर हम बोलते थे कि लेग, बाद में एमवे ने उसको लेग की जगह टीम बोलना चालू कर दिया, क्योंकि लेग एक जनरल टर्मिनोलॉजी नहीं है। अमेरिका में तो लेग ही चलता है अभी भी। हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं, पहले बोलते थे जब कोई लेग क्वालिफाई हो जाती थी ना, जैसे कोई टीम क्वालिफाई कब होती है, जब वो 21% पहुंचती है। तो अमेरिका के अंदर बोलते थे वो टीम लेग ब्रेक हो गई। कहते यार लेग ब्रेक हो गई या टांग टूट गई, ये क्या कहानी है, लेग ब्रेक हो गई। जबकि पहले बड़े खुशी मनाते थे यार, ये लेग ब्रेक होने पे खुशी मनाते हैं कि यार उसकी लेग ब्रेक हो गई, 21% पहुंच गई, वो लेग जो है वो सिल्वर पहुंच गई। तो कहते हैं यार लेग ब्रेक अच्छा शब्द नहीं है। तो हिंदुस्तान के अंदर बोलने लग गए कि उसकी टीम क्वालिफाई हो गई, सीधे बच्चे की तरह बोलने लगे कि उसकी टीम क्वालिफाई होने लगी। क्वालिफाई किसको बोलते हैं, जब 21% हो जाती है तो उसको क्वालिफाई बोलते हैं कि टीम क्वालिफाई हो गई। जब आपकी 6 टीमें क्वालिफाई होने लग जाती हैं तो आप बेताज बादशाह बन जाते हो। प्रोसेस है, होना है, धैर्य रखेंगे, जुनून रखेंगे तो सब कुछ होना तय है। आज थोड़े से 4 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन आज का टॉपिक ये था कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी नहीं है, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। एमबे का पैसा इस तरीके से आता है ना। और जो आप कोर प्लान से पैसा कमाते हो, कोर प्लस प्लान उस पैसे को मल्टीप्लाई करता है। वो अपन कल और देखेंगे। फिर हम एक बहुत अच्छा 3000 पॉइंट का एक टेस्ट मैंने डिजाइन किया है अभी, आज ही डिजाइन किया है। वो कल आपको बताएंगे कि वो 3000 पॉइंट का टेस्ट कितना अच्छा टेस्ट है ना। उस टेस्ट से कितना अपनी सफलता एकदम और ज्यादा पास आने वाली है। तो 3000 पॉइंट का क्या टेस्ट है, क्या चीज है, वो कल बात करेंगे। आज ऑलरेडी टाइम हो गया है ना। कल मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी 6 बजे साइट पे जाऊंगा, लेकिन फिर भी रात तक आ जाऊंगा, तो अपन करेंगे इस वाले प्रोग्राम को। कल 3000 पॉइंट के टेस्ट की बात भी करेंगे, सब करेंगे। तो आज फीडबैक के लिए तो समय नहीं बचा है, तो आज की स्टोरी कौन सुनाने वाला है। बोरा सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने अभी तो पूरे पूरे अमाउंट का पीवी बताया था, जैसे 2000, है ना। अगर मान लो उस किसी लेग में अमाउंट जितना है उसी का ही उसका परसेंटेज मिलेगा ना। इसी का मिलता है सर अपने को। हाँ। जितने पॉइंट, अगर 236 पॉइंट है तो 236 का ही मिलता है। 36 का कोई एमबे थोड़ी खा जाएगी। नहीं नहीं, जैसे 599 हो गया, वो 3% है। हाँ, हाँ, तो तो पाँच सौ अपने को पांच निन्यानवे सौ निन्यानवे पॉइंट का 18% मिलेगा, हाँ, अगर आप 21 पे हो तो। उस अमाउंट का मिलेगा। उसका ओके, एग्जैक्ट। थैंक यू थैंक यू। हाँ राम सिंह जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बस सर मैं तो कहानी बताने के लिए। बहुत बढ़िया सर, कहानी बताएं आप सर, थैंक यू मजा सर। आएगा। हम सब लोग कहानी से शिक्षा लेंगे। समय हो चला है, मैं थोड़े शॉर्ट में बताने की चेष्टा करूंगा। एक बार एक मूर्तिकार एक जंगल से जा रहा था। जंगल में उसे एक पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार के मन में विचार आया कि मैं क्यों नहीं इस पत्थर से भगवान की एक अच्छी सी सुंदर सी मूर्ति बनाऊं। उसने अपने बैग से छेनी हथौड़ी निकाली, और जैसे ही उसने पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाई तो उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दोबारा वैसा ही करने पर फिर आवाज आई, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार वहां से चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक पत्थर और दिखाई दिया। उसने फिर से उस पत्थर को मूर्ति बनाने का सोचा। बैग से अपना सामान निकालकर उस पत्थर पर वार करने लगा। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, परंतु वह दर्द को सहन करता रहा। थोड़ी ही देर बाद उस पत्थर से उस मूर्तिकार ने भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी और अपने साथ ले ली। गांव के अंदर एक मंदिर बना हुआ था। लोग मूर्तिकार से आग्रह करने लगे कि कोई भगवान की अच्छी सी मूर्ति स्थापित करे। मूर्तिकार ने उसी मंदिर में वो मूर्ति स्थापित कर दी। मूर्ति का इंतजाम तो हो गया। अब नारियल को फोड़ने के लिए एक पत्थर और चाहिए था। गांव वालों ने पूछा कि कोई पत्थर बताइए। मूर्तिकार से कहा तो उसने कहा कि जंगल में जाओ और इतनी दूरी पर एक पत्थर पड़ा है, आपको मिल जाएगा। गांव के लोगों ने वह पत्थर भी उस मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए रख दिया। अब सब लोग शायद जान गए होंगे, वो जो पत्थर फोड़ने वाला, जो नारियल फोड़ने वाला पत्थर था, वो बार बार देखता रहता था कि मूर्ति, जिस पत्थर से मूर्ति बनी हुई है भगवान की, उसकी खूब पूजा हो रही है, उसको खूब पुष्प भेंट इत्यादि उसकी आरती हो रही है, और उसको बार बार दर्द हो रहा है। तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए मोरल यह है
कि जब भी आपको लगे कि जिंदगी में बहुत दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, तो समझ जाइए कि इन्हीं दर्द, तकलीफ, परेशानियों से आप में बदलाव होगा और एक बहुत बड़ा मीठा फल आपका इंतजार करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत 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 अच्छी स्टोरी सुनाई। हम लोग एमबीए में रहते हैं, हर रोज स्टोरी सुनते हैं, तो आपके पास स्टोरीज का इतना सारा खजाना हो जाता है और लगता है कि सब स्टोरीज अपन ने सुनी हुई है, लेकिन कभी कभी नई स्टोरी भी आती हैं। तो आज राम सिंह जी ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। ये वाली स्टोरी सुनी हुई, मेरी तो सुनी थी, आप में से भी काफी लोगों की सुनी होगी, है ना, कि चैलेंजेस फेस करने के लिए मोटिवेट करती थी ये स्टोरी। और इसी के अंदर आगे थोड़ी सी मूर्ति के अंदर भी स्टोरी, इसी के अंदर ये भी कह सकते हैं कि कहते हैं कि इतनी सुंदर जो है वो मूर्ति कैसे बनी, उस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनी। तो मूर्तिकार या शिल्पकार ने जवाब ये दिया कि पत्थर के अंदर मूर्ति तो पहले से ही थी, सिर्फ जो अनवांटेड चीजें थी मैंने वो हटाई हैं। मूर्ति तो इस पत्थर के अंदर ऑलरेडी थी, भगवान की मूर्त, है ना, उसमें से मैंने जो चीजें बेकार की चीजें थी वो हटाई, तो आपको पत्थर की मूर्त दिखाई देने लगी। तो ऐसे ही हमारे अंदर डायमंड तो सबके अंदर है ही है, हमारे को जो है वो अपनी नेगेटिविटी को हटाना है। जब वो अनवांटेड नेगेटिविटी, आलस्य और दूसरी चीजें हटा देंगे तो डायमंड निकल कर सामने आ जाएगा। तो आप सभी की रात्रि बहुत शुभ हो, और सुबह मिलेंगे हीरो वाली किताब के अंदर ही आगे वाले। निकल तो हमारे को जो है वो तिलक जी भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं, तो कल अपन सुनेंगे प्रैक्टिकल एकदम। So wish you all the best. Have a great night. Good night. Go Cam. Bye you. bye. Go camp. Thank Go you. Cam. Go Good camp. night, everyone. Go Go camp. camp. Okay. ओके, जय बद्री विशाल। ओके।